नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें भारत जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर फोकस रहा। ये बैठक दोनों देशों के बीच में 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्किल और मोबिलिटी में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान अनुसंधान, हरित विकास और लोगों के बीच में संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी फोकस दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पहुंचे। उनका स्वागत पारंपरिक गुजराती स्कार्फ और जश्न के माहौल में हुआ। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कलाकारों ने जर्मन लीडर का स्वागत पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत के माध्यम से किया। दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाते हुए उत्सव का आनंद भी लिया। कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। लेकिन भारत और जर्मनी के बीच में इसमें रिश्तों में क्या सुधार आ सकती है? दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग कैसे मजबूत हो सकता है? व्यापारिक सहयोग कैसे बन सकता है? और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी दोनों देशों के बीच में ये जो एक तरीके से संगठित होना है, उसका सीधा प्रभाव अमेरिका पर क्या पड़ सकता है? इसी विश्लेषण के लिए हमारे साथ अक्षय राय, मेरे सहयोगी, समय जुड़ गए हैं। अक्षय, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच में ये जो सॉलिड कूटनीति बनी है, ये जो साझेदारी हुई है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बनता हुआ नजर आता है और आज वहां क्या कुछ हुआ है जो बहुत स्पेशल रहा? और देखिए शिखा, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक और जिस तरह से आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ बैठक की। इस बैठक में न सिर्फ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आपसी समझौते को बढ़ाने पर चर्चा हुई, बल्कि व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांजिट वीज़ा के जरिए एक तरफ से द्वार जर्मनी ने खोले हैं भारतीय पर्यटकों के लिए। ट्रांजिट वीज़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाएगा और पर्यटन न सिर्फ जर्मनी का बेहतर होगा, बल्कि भारत के साथ जो एक सांस्कृतिक संबंध है वो भी सुधारने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिस तरह से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जर्मन चांसलर का, ये बताता है कि भारत और जर्मनी के बीच जो संबंध हैं वो किस तरह से विस्तार ले रहे हैं। लोटस का दृश्य आपने देखा होगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर का स्वागत किया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में जिस तरह से शिरकत की, तिरंगे और जर्मनी झंडा जिस तरह से लहराता हुआ दिखा। कह सकते हैं कि एक बेहतरीन शुरुआत। 25 साल जो संबंध रहे हैं आधुनिक कूटनीतिक संबंध को, उसको विस्तार देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा पर और सुरक्षा पर तो चर्चा हुई ही है। जिस तरह से पनडुब्बी परियोजना को आगे बढ़ाया गया है, 52,000 करोड़ से ज़्यादा की वो परियोजना है। मझगांव में जो शिप डॉकयार्ड बनाया गया है, उसके साथ और जर्मनी के शिप डॉकयार्ड से नेवी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है और नेवल सुरक्षा में किस तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जर्मनी, क्योंकि एक तरफ से कहा जाए तो गेटवे ऑफ यूरोप कहा जा सकता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से व्यापारिक समझौते जो हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, खास करके हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से विस्तार से चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि ये काफ़ी सहयोग बेहतरीन करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं दोनों देशों में, और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात रही हो, उनके साथ किस तरह से हाइड्रोजन पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, न सिर्फ सौर ऊर्जा बल्कि हाइड्रोजन ऊर्जा के जरिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों पर MOU हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि व्यापार को बेहतर किया जा सके। FTA भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जर्मनी और भारत के बीच में रहा है और वो व्यापार को निश्चित रूप से आगे और ले जाएगा। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो एक अलग सिनेरियो बनाने की कोशिश जर्मनी और भारत कर रहे हैं उसके बीच में, क्योंकि अमेरिका का जो टैरिफ है वो दोनों देशों को प्रभावित कर रहा है। और न सिर्फ जर्मनी भारत को, बल्कि कई देश भी जो छोटे राज्य हैं, छोटे देश हैं, उनको भी प्रभावित कर रहा है। भारत उनके साथ भी आपसी साझेदारी करके अपनी आर्थिकी को बेहतर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस मायने में अगर देखा जाए तो जर्मन चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बहुत
महत्वपूर्ण रही है, न सिर्फ आपसी साझेदारी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। एनएस डोभाल वहां पर मौजूद रहे, उनके बीच और उनके समकक्ष के बीच रिव्यू किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, जहां पर विदेश मामलों को लेकर के चर्चा की गई और आपसी साझेदारी को और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि जर्मनी और भारत का न सिर्फ कूटनीतिक संबंध बल्कि व्यापारिक संबंध और विस्तार होने वाला है और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, न सिर्फ जर्मनी की तरफ से बल्कि भारत की तरफ से, क्योंकि दोनों ही शक्तियां, भारत अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में लगा हुआ है और ग्लोबल साउथ की जिस तरह से बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एक पक्ष रहा है कि भारत अपनी जो कूटनीतिक साझेदारी है वो दूसरों देशों के साथ किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, दूसरे देश उसको कैसे सहयोग कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर रहा है। और आज के एमओयू पर अगर देखें तो न सिर्फ ऊर्जा बल्कि व्यापारिक चीज को और एफटीओ को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से शिप डैप की बात रही है, नेवल को मजबूत करने की बात रही है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री वापस लौट आए हैं, लेकिन आपसी साझेदारी को विस्तार देने में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अच्छा अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अमेरिका एक तरफ ट्रेड पर यानी व्यापार पर टैक्सेस इंपोज कर रहा है, बढ़ा रहा है, धमकी दे रहा है, खासतौर पर जो पूरा दिमाग इस समय अमेरिका का है वो क्रूड ऑयल पे टिका हुआ है और रशिया के साथ जिस देश की भी साझेदारी है उन पर वो टैक्स इंपोज कर रहा है। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करना, जिसको लेकर के पूरा यूरोप हो या फिर अदर कंट्रीज हो, अदर कॉन्टिनेंट्स हो, वो इस बात पर टिके हैं कि कैसे और ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए, फ्री ट्रेड का जिक्र होना चाहिए। और उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैक्स इम्पोजिशन हो रहा है, टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, ऐसे में जर्मनी भारत का कनेक्शन का असर अमेरिका पर पड़ता हुआ क्या नजर आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे देश जब एक दूसरे के साथ सहयोग में आते हैं, निश्चित रूप से वहाँ की करेंसी और भारत की करेंसी से जब तालमेल बेहतर होता है। आपने देखा होगा कि रसिया के साथ जब समझौता हुआ था तो रुपए में डील करने की बात कही गई थी, जो कि भारतीय रुपये को और बेहतर कर सकता है। अमेरिका पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि एक तरफ रसिया, दूसरी तरफ जर्मनी, तीसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब G20 समिट हुए अफ्रीका में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देशों के साथ आपसी संबंधों को और विस्तार देने की बात की, अमेरिका को वहां पर तकलीफें निश्चित रूप से सामने आई और यही वजह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो आते हैं वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भारत एक उभरती शक्ति है, देश की अर्थव्यवस्था जल्दी ही तीसरे पायदान पर पहुंचने वाली है, तो भारत को नकार नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन ट्रेड को लेकर के जिस तरह से भारत के साथ बेहतर सामंजस्य की बात कही है, जर्मनी के साथ अब जिस तरह से रिश्ता आगे बढ़ा है, ब्राजील के साथ जिस तरह से रिश्ता बढ़ा है, एक ग्लोबल साउथ जिस तरह से भारत कोशिश करता रहा है कि अलग से डेवलप किया जा सके, जो डेवलपमेंटल मॉडल है, नया मॉडल किस तरह से आगे बढ़ सकता है और विश्व समुदाय को किस तरह से लाभान्वित कर सकता है, न सिर्फ बड़े देशों को बल्कि छोटे देशों को भी। इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और देश जो उसके सहयोगी देश हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। और अधिकतर देश आपने देखा होगा कि जब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाखुशी जता चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाती है, ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है, सौर ऊर्जा की बात की जाती है, तो फिर अमेरिका को तकलीफ होती है क्योंकि वहां के क्रूड ऑयल को वो चाहते हैं कि भारत खरीदे, दूसरे देशों के साथ वो समझौता न करने पाए। रशिया के साथ जब समझौता हुआ तो फिर हम डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान आए, लेकिन अब कह सकते हैं कि जर्मनी के साथ रिश्ते जिस तरह से सुधर रहे हैं, जिस तरह से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही। एक और इसमें बात नजर आती है अक्षय कि जिस तरीके से चाइना के साथ जो सप्लाई चेन डिप्लोमेसी है, क्या उसको कम करने के लिए भारत की तरफ जर्मनी का ये कदम हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि रशिया के साथ भी एक पर्याप्त दूरी जर्मनी ने पहले भी बनाई है और युद्ध जो इस समय जो पूरा एक तरीके से नजरिया पेश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, तो क्या इसमें चाइना से भी पर्याप्त दूरी हो और ओवरऑल एक कॉन्फिडेंट देश की तरह जो यूरोप है आगे बढ़ सके, ये कवायद है क्या जर्मनी की?
अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि हर देश अपनी स्वायत्तता, संप्रभुता और कोशिश करता है कि वो बेहतर तरीके से व्यापार विश्व समुदाय के साथ कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ बहुत हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया जाए। युद्ध में जो तमाम शक्तियां जो संलिप्त हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का खेल दौर करें और वो पीछे रह जाए। यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ों को लेकर के, खास करके आपने देखा होगा कि नाटो के साथ भी संबंध अब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। पहले वही नाटो था जिसको के लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकी प्रशासन ने लगातार घुसपैठ की कवायद की और उसी के चक्कर में यूक्रेन और रसिया का युद्ध सामने आया। अब रसिया और यूक्रेन का जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जा सके, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से युद्ध का असर तो आर्थिकी पर पड़ता ही है। और चीन का सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो सस्ते सामान बेचने की कोशिश वो अन्य देशों में करता है, भारत भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। और यही वजह रही है कि भारत सरकार, भारतीय जो समुदाय रहा है वो कोशिश करता रहा है कि चीन पर आत्मनिर्भर न रह करके मेक इन इंडिया की जो प्रोसेस है उसको अपनाया जा सके। और इसीलिए जर्मनी अपने जो व्यापार स्थल है वो भी नया तलाश रहा है। भारत उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मार्केट हो सकता है और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि भारत के साथ जो आंतरिक और कूटनीतिक संबंध तो वो बेहतर किए जाए, सुरक्षा और रक्षा बेहतर संबंध किए जाए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एक दूसरे के यहाँ न सिर्फ अस्थायी समाधान देने की कोशिश की जाए बल्कि भारत के साथ जो औद्योगिक नीतियां हैं वो भी एक के साथ सामंजस्य बनाया जा सके। यहाँ के जो औद्योगिक घराने हैं जर्मनी में अपना निवेश कर सके, वहाँ के जो निवेशकर्ता हैं भारत में निवेश कर सके और एक साथ व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। कहीं ना कहीं जो कोशिश है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत अगर बेहतर तरीके से संबंध आगे बढ़ता है तो फिर उसका असर न सिर्फ अमेरिका पर बल्कि रशिया और चीन पर भी पड़ेगा। और चीन क्योंकि विस्तारवादी नीतियां में हमेशा यकीन करता रहा है और उस चीज को भी झटका लगना तय माना जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो आज की बैठक रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है और व्यापार को एक नए सिरे से जब आप बात व्यापार की कर रहे हैं आगे बढ़े हैं वो असर पड़ेगा। जर्मनी की जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विजन में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूती जो है वो नज़र आती है। ऐसे में जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जर्मनी के, उससे भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है और उम्मीदें कितनी है कि भारत की टेक्नोलॉजीज जर्मनी में बिक सकें? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब रक्षा क्षेत्र की बात की जाती है तो उसमें सिर्फ थल सेना या फिर वायुसेना से संबंधित नहीं बल्कि नेवी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि जो नेवल शिपयार्ड को एक दूसरे के साथ तालमेल करके कैसे शिप डॉकयार्ड को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से शिपिंग क्षेत्र में बेहतर अपना योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी की इसमें महारत हासिल रही है। और ये माना जा सकता है कि रसिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर खास करके शिपयार्ड के बारे में है तो वो जर्मनी के पास है। और इसीलिए मझगांव शिप डॉकयार्ड के साथ जर्मनी के शिप डॉकयार्ड से जो MOU किया जाना 52,000 करोड़ से ज़्यादा का परियोजना को आगे बढ़ाना, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वायु के क्षेत्र में जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रसिया के साथ की गई है, वैसे ही ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जर्मनी के साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। और क्योंकि भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और रक्षा क्षेत्र में लगातार जो इकाइयां डेवलप हुई हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह से आगे बढ़ी है, चाहे झांसी में बात रही हो, दिल्ली में बात रही हो या फिर अन्य देश के हिस्सों में रही हो, हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से अग्रसर हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी किया जा सके। पहले ये 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी, हमें हर चीज़ को इंपोर्ट करवाना पड़ता था, एक्सपोर्ट की तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और ये कहा जा सकता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी को जर्मनी को भी देगा और जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की भारत को भी इसमें कवायद कर रहा है, खास करके नेवी के क्षेत्र में। तो कहा जा सकता है कि समुद्री जो सीमा की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में और विस्तार देखने को मिलेगा। और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल की उपस्थिति
ये बताती है कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में जर्मनी और भारत मिलकर के काम करने को आतुर है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तत्पर है और इसीलिए जो एमओयू की गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है अक्षय कि जर्मनी की इस तरीके की साझेदारी भारत के साथ करना ये अपॉर्चुनिटी है या फिर एक तरीके से नेसेसिटी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक नेसेसिटी जो कि जर्मनी के लिए इस समय बन गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब लगभग ऐसा लगता है कि यूरोप जो है वो भी इस समय कह रहा है कि भाई रशिया से बात करो मतलब भारत से बात करो। तो क्या ये नेसेसिटी है इस समय जो जर्मनी की भी है और यूरोप की भी बनती हुई नजर आ रही है? और दोनों हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरफ नेसेसिटी है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अपने साजो सामान को बेहतर तरीके से वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है। नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि भारत भी सोच रहा है कि नए मार्केट अगर हम खोल रहे हैं तो हमारे लिए भी नई मार्केट निश्चित रूप से दूसरे देशों में, विश्व के अन्य हिस्सों में भी खुलने चाहिए। वो एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। और नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि जर्मनी के साथ संबंध अगर बेहतर होंगे तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी संबंध और विस्तार करेंगे, चाहे ब्रिटेन की बात रही हो, आयरलैंड की बात रही हो या न्यूजीलैंड के साथ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ के जो पीएम के साथ मुलाकात, बातचीत और फ़ोन पर, उसके बाद एफटीए को पूरी तरह से एक तरफ फाइनल रेजोल्यूशन दिया गया। तो कह सकते हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि भारत का जो पक्ष रहा है वो बेहतर तरीके से रखा जा सके दूसरों के सामने, और मौके जो विश्व समुदाय भारत को के सामने दे रहा है उसको सही समय से लपका जा सके, ताकि जो दूसरे का जो दबाव है, खास करके अमेरिका का भारत पर दबाव, उसका असर कम से कम उसकी इकोनॉमी पर नहीं होनी चाहिए। और यही वजह रही है कि जर्मनी जैसे जब देश आगे आते हैं और भारत के साथ संबंध को विस्तार देते हैं तो फिर ऐसे ही एक तरफ से सफलता देखी जा सकती है। ये माना जा सकता है कि आज के जो एमओयूज हस्ताक्षर किए गए हैं वो आने वाले समय में न सिर्फ भारत को बल्कि जर्मनी को भी लाभान्वित करते हुए दिखेंगे। और जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, वो न सिर्फ भारत को बल्कि जर्मनी को भी लाभान्वित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जबकि तीसरे जो विश्व युद्ध की जो आहट है वो अब धीरे धीरे दिखने लगी है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई चीज़ों से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर दिया है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 4 दर्जन से ज़्यादा जो प्रमुख संगठन हैं उनसे अब अमेरिका अलग होने जा रहा है। अगर उन पर यूरोपियन यूनियन या फिर भारत अपनी तरफ से उसको फंडिंग करता है तो फिर वो मुझे लगता है कि भारत की जो भूमिका है वो विश्व समुदाय में और बेहतर हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ रही है, पॉपुलेशन हमारा भले ही बहुत ज़्यादा हो लेकिन ये कई मायने में फ़ायदेमंद भी है। हमारे पास मार्केट है और वो मार्केट को यूटिलाइज भी दूसरे देश करना चाहते हैं। जर्मनी भी इससे कुछ अलग नहीं है, इसीलिए अपनी मार्केट भी जर्मनी खोज रहा है। और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत एक बड़ा बाजार के रूप में उपलब्ध है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध होंगे, दूसरे देशों के साथ जो संबंध विस्तार करेंगे, वो भारत के लिए भी मौके तलाशेंगे। खास करके पर्यटन के बारे में बात करें, सुरक्षा के बारे में बात करें, एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखेगा। मतलब कि आने वाला जो दशक है वो निश्चित रूप से भारत का होने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल अक्षय, लेकिन क्या आप चाइना को एक तरीके से जवाब देने की कोशिश है, एक तरीके की मैसेजिंग है जो कि रणनीतिक रूप से इस समय जर्मनी की तरफ से हो रहा है? हमने देखा है कि चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, भारत जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रहा है, जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे बाकी देशों को भी ये समझ आने लगा है कि भारत का साथ भी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज जो है, जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के जो देश है, वो ये अब सोचने लगे हैं कि बातचीत ट्रंप से करने की बजाय अब रशिया से बातचीत करनी बड़ी जरूरी है। और साथ ही चाइना को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या ये ओवरऑल एक मैसेजिंग है जो इस समय जर्मनी करना चाहता है या फिर यूरोप करना चाहता है और यूरोप जो है जर्मनी के माध्यम से यहां पर कर रहा है?
जैसे शिखा मैंने जिक्र किया कि नाटो का जब जिक्र आया था, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों रशिया के खिलाफ नजर आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब थोड़े से रुख इसीलिए बदला है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अन्य देशों पर टैरिफ थोपा वो कहीं ना कहीं दूसरों को रास नहीं आया और इसीलिए अब मार्केट अलग अलग जगहों से तलाशने की कोशिश जारी है। और निश्चित रूप से चीन का जो मैंने कहा कि विस्तारवादी रणनीति रही है वो अपने आप को बेहतर तरीके से संचालित करता रहा है, लेकिन अब उससे अलग मार्केट खोजने की लोगों ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि रशिया के साथ संबंध चीन के जो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। पुतिन और शी जिनपिंग एक तरफ से देखा जाए तो एक अपने आप को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी की कवायद और खास करके यूरोपियन यूनियन का एक तरफ से गेट द्वार जो कहा जाता है वो कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के लिए भी और खास करके जो उभरती शक्तियां हैं जैसे भारत है जिसकी इकोनॉमी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है उसके साथ संबंध बेहतर करके आने वाले समय में किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है और किस तरह से एक नया द्वार, एक नया मार्केट, एक नया क्षेत्र डेवलप किया जा सकता है जो कि अमेरिका को चुनौती दे सके। वो मुझे लगता है कि इसकी कवायद की जा रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि उसका कुछ अंश चीन पर भी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो नीति अमेरिका की रही है, अमेरिका फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, वही नीति चीन की भी रही है। हालांकि रसिया थोड़ा सा इससे अलग जरूर रहा है, वो भारत जैसे देशों की जो दोस्त देश हैं उनको मान्यता देता रहता है, उनके साथ संबंध को विस्तार देता रहा है और अब जर्मनी के साथ जिस तरह से संबंध रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जिस तरह से भारत की तरफ रुख कर रहा है, माना जा रहा है कि रसिया के साथ मिलकर के, भारत के साथ मिलकर के एक नया फ्रंट खोला जा सके जो कि सभी के लिए लाभदायक हो, न सिर्फ एशिया क्षेत्र के लिए बल्कि यूरोप क्षेत्र के लिए भी। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए सॉलिड कूटनीति के माध्यम से जो दोनों देश हैं वो आमने सामने आ रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, संधियां बन रही हैं, लेकिन इसका असर अमेरिका पर कितना पड़ेगा हर किसी की नजर इसी पर है।